नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। आज एक और नया सेट लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। अभी तक जो हमने सेट किए हैं, जो हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज है, उसके 50 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 51 है, जो कि 31 जनवरी 2021 को प्रथम शिफ्ट के अंदर हुआ था। और दोस्तों कि जैसे कि आपको ये पेपर क्यों करने चाहिए, ये बात चली। तो दोस्तों देखो कि जैसे कोचिंग वाले आपको यदि करवाते हैं, तो जो पेपर में आने वाला सवाल होता है वो तो आपको करवाते हैं एक, और बाकी सारे जो जितने भी सवाल करते हैं वो काफी ऊपर के लेवल के होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि पेपर वाले सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो इसलिए आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सबसे पहले उसके पेपर के सवाल जरूर, उसके यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर निकालिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं। और रेलवे के अंदर कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं आते हैं। और मैं ये बताने वाला हूं कि 50% यदि आप ये वाले पेपर कर लेते हो, सीबीटी 1 वाले, तो 50% सवाल आपको इसी में से मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि आप 2017 का जो मेंस का पेपर था वो उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कोई ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। सीबीटी 1 में भी वैसे ही सवाल थे, सीबीटी 2 के अंदर भी वैसे ही सवाल थे 2017 वाले में। तो इसलिए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन पेपर को निकालिए। 50% सवाल आपको निश्चित तौर पे यहीं से मिलेंगे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर, उसके अंदर 35 सवाल हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैथ के 35 जो पूछे गए थे, पूरे के पूरे वो सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो सवाल नंबर आपको एक कुछ इस प्रकार से दिया गया था। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी और स्पेशल एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है जो डील ऑफ द मंथ है, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑफर में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 119 रुपये के डिस्काउंट के बाद इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो, जिसमें 1 वर्ष की वैलिडिटी में सारे, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस हो गया, जितने भी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर दोनों पर ही अटेम्प्ट कर सकते हो। ये डील आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से मिलने वाली है, जिसमें सिर्फ स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एग्जाम पैटर्न पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, अदिति, आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? देखो कि 3 जनों की आयु का योग वर्तमान में 120 है, तो 3 वर्ष सबकी 3-3 कम करोगे, यानी कि 3 अदिति की कम, 3 आदित्य की कम और 3 आद्या की कम करोगे, तो टोटल 9 कम करना पड़ेगा टोटल में से। तो इसमें से आप 9 कम कर दोगे, 111 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है, एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 136 को डिवाइड करने पर एक पूर्णांक बनता है। यानी कि ये जो मान है वो पूर्णांक के रूप में आना चाहिए, और x का क्या हमें न्यूनतम मान लेना है। तो आप सबसे पहले ऑप्शन से वैल्यू रखोगे। सबसे छोटा मान क्या होता है, यदि प्लस और माइनस की बात करें तो माइनस का मान होता है, और माइनस में भी जो सबसे बड़ा मान होता है वो सबसे छोटा मान होता है। तो देखो सबसे छोटा मान क्या है, ये वाला मान होगा। ये जब आप इसके अंदर रखोगे, जब आप इसके अंदर रखोगे तो ऊपर तो 136 रहेगा, और नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा, -272 इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे। अब देखो कि ये क्या आएगा, ये मान देखो ऊपर छोटा मान है, नीचे बड़ा मान है, तो ये भिन्न के रूप में आएगा। जो भी आएगी हमारी भिन्न ही आएगी, कट के भी। तो ये तो भिन्न के रूप में आएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, काट के दिखा देता हूं, 1/2 आएगा। वैसे काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर छोटा मान है, नीचे बड़ा मान है, तो ये भिन्न के रूप में आएगा, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब है भिन्न के रूप में नहीं होगा, ठीक है। पूरे पूरा मान होगा, जैसे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आएगा, न तो पॉइंटों में आएगा ना भिन्न के रूप में आएगा आपका, इस प्रकार से मान आ जाएगा, तो उसको पूर्णांक कहते हैं। तो जब आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दोगे तो कभी भी आपका पूर्णांक मान नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन 4 हमारा कट चुका है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा मान चेक करना है, इसके जस्ट बाद वाला। तो इससे बड़ा मान की बात करें तो -132 होगा। अब -132 जब आप रखोगे यहां पर, तो -132 और -4 करोगे तो नीचे कितना बन जाएगा, -136 बन जाएगा। 136 से 136 काटोगे तो -1 आ जाएगा। ये एक पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक यही होगा, यानी कि सब x का सबसे छोटा मान रखने पर पूर्णांक आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया, क्योंकि x का इन सारे ऑप्शन में से सबसे छोटा मान यही है, ठीक है।
क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 कट हो गया, बाकी 3 में से सबसे छोटा मान यही है और ये रखने पर हमारा पूर्णांक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो चुका है। सवाल नंबर 3, 14% के लाभ और 10% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो कि यदि मूल्य x था, ठीक है, 14% पे लाभ और 10% की हानि, इनका क्या है, विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 60 है। यानी कि 10% का जब माना कि 100 था यदि उसका क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया, लाभ 14 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका, जब 14 लाभ है यहां से 14 से विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 114 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हानि करोगे 10% तो कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। इन दोनों का अंतर देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, अंतर यहां से आपका आ जाएगा 10 और ये 24 आ जाएगा। 24 की वैल्यू आपको 60 दी है, ठीक है, 24 की वैल्यू 60 दी है आपको, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/24 हो जाएगी। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है जो कि 100 है, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/24 इंटू 100 कर दोगे तो यहां से आपका मान कितना आ रहा है, इसको 6 से काटोगे 10 बार, इसको 6 से काटोगे 4 बार, ये 25 बार जाएगा, यानी 250 आ चुका है, 250 आ चुका है। दूसरा आप देखो, ये जो इनका अंतर था 24, एक तरीके से और निकाल सकते हो, ये 14 लाभ और ये 10 हानि है, ठीक है, हानि और लाभ है, तो हानि और लाभ के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों को जोड़ दो 24%, यानी 24% की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट 60 है, और एक की वैल्यू और 100 की वैल्यू करके भी निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। सवाल नंबर 4, यदि 5 वर्ष के निवेश 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज, ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज है, और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जो राशि बनती है वो है 2340 रुपए बनती है। इसी प्रकार से यदि वो केवल 2 वर्ष के लिए निवेश करता तो परिपक्व राशि कितनी बनती, इतनी बनती। ये 2 वर्ष के लिए और ये 5 वर्ष के लिए। तो निवेश की गई मूल राशि पूछी हमसे कि मूलधन कितना था, स्टार्टिंग में उसने कितने पैसे लगाए थे वो पूछा गया है। देखो अब साधारण ब्याज में हर साल बराबर ब्याज आता है, तो इसके अंदर क्या है, 5 सालों का ब्याज छुपा हुआ है, ठीक है, ये जो राशि है इसके अंदर 5 सालों का ब्याज छुपा हुआ है, और इसके अंदर क्या है कि जो राशि थी और 2 सालों का ब्याज छुपा है, क्योंकि ये 2 साल के बाद जो परिपक्व राशि आई वो है। तो जब आप इनको घटाओगे तो केवल 5 और 2 के बीच में 3 साल है जो, यानी 3 साल का केवल ब्याज ब्याज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज आपके पास घटाने पर कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। अब साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज बराबर होता है, तो 3 वर्ष का यदि 324 है तो एक की बात करें तो 108 हो जाएगा, 3 से भाग देके मैंने 108 निकाल लिया, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है हमारा 108 आ चुका है। अब देखो ये 2 साल की राशि परिपक्व पे कितनी थी, 216 हो गई है। 1 साल का ब्याज यदि 108 है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 216 होगा। आप इसमें से यदि 216 घटा देते हो, 200 मूलधन प्लस 216 ब्याज बराबर ये राशि आई होगी, तो 216 यदि आप इसमें से घटा दोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा जो कि मूलधन है, कितना आएगा आपके पास, 1800 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से हमारा 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 12, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्व पर 150 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि पूछी गई है। देखो 1 साल की दर है 5% है, तो टोटल दर यदि हम निकालते हैं 4 वर्ष की तो 4 5 20% हो जाएगी, ठीक है। अब परिपक्व पे राशि कितनी हो गई है, 150, यानी कि 100 राशि खुद होती है, 20% उस पर ब्याज आ चुका है, तो 120 हो चुकी है परसेंट के अंदर, और 120 की वैल्यू आपको 150 दे रखी है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 150/120% हो जाएगी। और इसी प्रकार से यदि आपको कितने की निकालनी है, अब क्या पूछा है, धनराशि कितनी थी, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 150/120 इंटू 100 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 6 बार जाएगा, 6 से अब आप इसको काटोगे तो 6 से यदि काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा, ये कट चुका है, 25 5 125 आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग में जो मूलधन था वो राशि 125 थी। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन में पीछे से देखो, इसमें देखें पहले 6 आ रहा है, देखो हर के अंदर लास्ट में तो 6 6 6 आ रहा है, यानी कि हम अंतिम अंक से तो नहीं बता सकते। पीछे के 2 अंक देखते हो तो 2 में 55 56 56 आ रहे हैं, 2 में 36 36 आ रहे हैं, तो यहां से भी नहीं कर सकते हम। अब तीसरा अंक देखो पीछे से 3 5 3 5,
तो यानी कि आप लास्ट के यदि देखो यहाँ पर कितना है 336, 536, 556, यानी लास्ट के 3 अंक को हम जब देखते हैं तो वो सब में अलग अलग है। तो आप केवल लास्ट के 3 अंक निकाल लो। अब देखो हम पॉइंट से पीछे पीछे की बात करेंगे केवल। देखो इस संख्या में पॉइंट के बाद में कितना आ रहा है, केवल 6 आ रहा है। इसकी बात करें तो पॉइंट के पीछे कितना आ रहा है, 7 और 6 आ रहा है। इसमें पॉइंट के पीछे की बात करें तो 0.176 ये आ रहा है। और चौथी संख्या की बात करें तो 1 यहाँ 7 6 इस प्रकार से आ रहा है। तो लास्ट में देखो 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा। और यहाँ 1 आ चुका है, ये हो चुके हैं आपके 7 7 14 और 5 आ जाएगा। तो 536 आ रहा है लास्ट के अंदर। अब देखो 536 किसके अंदर है, पहले के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में मिल रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 18, एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कार है। ठीक है, मान लिया कि एक हाउसिंग सोसाइटी में एक्स रहते हैं लोग, तो उसका 13 के पास कार है। यानी कि हम कह देंगे इसके जो टोटल यदि 18 है तो 13 के पास कार है, तो 13/18 के पास कार है। जिनके पास कार है उनमें से 48/65 के कवर्ड पार्किंग है, उनके पास क्या है, कवर्ड पार्किंग स्थान है, खरीद रखा है उन्होंने। यदि 136 निवासी खुले के अंदर गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है, देखो कितनों के पास गाड़ी है, 65 में से देखो कवर्ड स्थान कितनों के पास है, भिन्न के रूप में 48 के स्थान के पास है। यदि हम इसमें से बात करें, इस प्रकार से देखेंगे, नीचे वाला पूरा है, 65 में से कितने के पास है कवर्ड स्थान, 48 के पास है। तो कितनों के पास नहीं है, 65 में से आप जब 48 घटाओगे तो 17, यानी 17/65 लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए कवर्ड स्थान नहीं है और खुले में गाड़ी खड़ी करते हैं। और वो निवासी कितने हैं, 136 है। यानी कि 13/18 का 17/65 ऐसा है कि जो खुले में गाड़ी करते हैं और उनकी संख्या आपको 136 दे रखी है। तो x का मान कितना आ जाएगा, यानी टोटल निवासी सोसाइटी में कितने हैं वो पूछा है, तो x का मान पूछा है। सभी संख्याओं को सबसे पहले आप उधर ले जाओ, तो देखो, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लो आप, चलो लेके चले जाते हैं। तो ये आ चुका है, इसको करोगे तो उल्टे हो जाएंगे, यहां पर जाएंगे दूसरी साइड, 18/13 हो जाएंगे। ठीक है, 17 से ये कितनी बार कटेगा, 17 से आप काटोगे तो ये 8 बार कटेगा। ठीक है, एक तो ये कट गया। 13 से 65 5 बार कटता है, अब ये कट गया। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 को 5 से करोगे तो 40 आ जाएगा, और 4 को 18 से करोगे तो 72 आएगा, 720 हो जाएगा टोटल। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा यहां से। सवाल नंबर 20, सोनम को एक 15 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए गए। यानी कि सोनम का है ना, एक 15 दिन का यात्रा अभियान था, उसके लिए उसको कुछ दिल्ली के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से एक पैसा दिया गया कि टोटल इतनी राशि आपको दे दी गई है, जो कि आपका काम आएगी आपको। ठीक है, हालांकि उसे 9 दिन अधिक रुकना पड़ा। अब जो भी उसका अभियान था उसमें उसको 9 दिन अधिक रुकना पड़ गया। परिणाम स्वरूप उसके औसत दैनिक भत्ता क्या मिला, 75 की कमी हो गई। यानी कि पैसे जो उसको पहले ही मिले थे उतने ही पैसे थे उसके पास, स्टार्टिंग में उसको दे दिए गए थे कि इतने पैसे आपके 15 दिन के खर्चे के लिए हैं। ठीक है, अब उसको 9 दिन और रुकना पड़ गया, तो यानी कि प्रतिदिन का निकाले तो अब 24 दिन हो गए, क्योंकि 9 दिन और रुकना पड़ गया, तो प्रतिदिन के उसके कितने 75 रुपए कम हो गए। तो आरंभ में उसके लिए टोटल कितनी राशि मंजूर की गई थी ये पूछा गया है। तो देखो इसके मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, दोनों से आप करने की कोशिश करना। देखो पहला तरीका क्या है कि 15 दिनों के लिए उसको मान लिया, एक दिन के हिसाब से उसको एक दिन का x रुपए दिए गए। ठीक है, तो 15 दिन के टोटल 15x दे दिए गए। ठीक है, यानी कि x एक दिन का खर्चा है तो 15 दिन का 15x हो गया। ठीक है, टोटल पैसे इतने दिए गए उसको। अब क्या है कि उसको 24 दिन रुकना पड़ा। ठीक है, तो 24 दिन का यदि हम निकालें तो हर दिन कितने की कमी आई, यदि 24 दिन के हिसाब से हम देखते हैं तो प्रतिदिन 75 की कमी, यानी जो x में से 75, यानी प्रतिदिन के 75 रुपए कम मिले। ये तो कह रहे हैं औसत दैनिक यात्रा भत्ते में 75 की कमी हो गई यदि 24 दिन उसको रुकना पड़ा तो। ठीक है, ये हो गया। यानी कि 15 दिन के हिसाब से प्रतिदिन का निकाले तो x रुपए मिल रहे थे, 24 दिन के हिसाब से प्रतिदिन का निकाले तो उसको x माइनस 75 रुपए मिल रहे थे। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां से 15x हो जाएगा, इधर देखोगे तो 24x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 24 इंटू 75। चलो एक बार इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब आप इनको घटाते हो तो मैं 15 को देखो इधर ले जाऊंगा और 24 को इधर ले जाऊंगा, नहीं 15 को इधर ले जाऊंगा, 24.75, 24 इंटू है ये, 24 इंटू 75 को उधर ले जाऊंगा। तो 24 में से यदि 15 घटेंगे तो इधर तो कितना आ चुका है, 9x आ चुका है, और इधर कितना आ चुका है, 24 इंटू 75 आ चुका है। इस प्रकार से अब आप 9 से यदि इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 9 से काटोगे तो 3 से तो ये कट जाएगा 8 बार, और 3 से ये कट जाएगा 25 बार। इस प्रकार से कट जाएगा। तो यहां से देखो ये काट दिया है हमने, तो x का मान हमारे पास कितना आ चुका है, x का मान आपके पास आ चुका है 200 रुपए आ चुका है। यानी कि स्टार्टिंग में उसको एक दिन का 200 रुपए दिया गया था, टोटल कितना हो गया, 15 दिन का दिया गया था। तो एक दिन का 200, तो 15 दिन का 200 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपए हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि 15 दिन, यदि 9 दिन उसको ज्यादा रुकना पड़ा तो क्या हुआ, हर दिन 75 की कमी हुई। यानी जो 15 दिन का खर्चा था प्रतिदिन का, उसमें से 75 कम हुआ, तो एक दिन का 75 कम हुआ, तो 15 दिन का कितना होगा, 15 इंटू 75 होगा। अब ये जितने भी टोटल पैसे हैं ये उसके 9 दिन काम आ रहे हैं। तो प्रतिदिन का कितना हो जाएगा, आप 9 से डिवाइड कर दो कि ये राशि है ना जो टोटल 15 इंटू 75, ये 9 दिन के लिए है उसकी। तो 9 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 9 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो इसको 3 से काटोगे तो ये 3 बार चला जाएगा, और इधर भी यदि इसको 3 से काटोगे तो ये 25 बार चला जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब तो टोटल राशि कितनी आ चुकी है उसकी, 125 आ चुकी है। यानी बाद में जो उसकी प्रतिदिन की राशि है वो आ चुकी है हमारे पास 125 है। अब देखो उसको कितने की कमी हुई थी, यानी कि पहले उसको जितने मिल रहे थे उसमें से 75 की कमी हुई थी, और 75 कम मिलने के बाद में उसका प्रतिदिन का खर्चा कितना, 125 है। यानी कि स्टार्टिंग में उसको 75 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, ज्यादा रुकने की वजह से कम मिल रहे थे, तो 75 ज्यादा मिल रहे थे, तो स्टार्टिंग में उसको कितना मिल रहा था, 200 मिल रहा था, 75 इसमें जोड़ दिया तो 200 आ गया। यानी स्टार्टिंग में जब 15 दिन की बात थी तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए खर्चा मिल रहा था। तो एक दिन का खर्चा 200 था, तो 15 दिन का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 200 करोगे तो आपका 3000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप सोच सकते हो। सवाल नंबर 23, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के लास्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या क्या मिल सकता है। जब भी कोई वर्ग आपको दिया गया है तो उसके लास्ट में 1 मिल सकता है, आपको 5 6 4 5 6 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 4 5 6 मिल सकता है, 9 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे, देखो जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 1 आता है, जब 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 4 चौक 16 आता है, 5 का स्क्वायर करते हो तो 5 आता है, और अब देखो 6 का स्क्वायर करते हो तो 6 आता है, 7 का करते हो तो 9 आता है, 8 का करते हो तो 4 आता है, और 9 का करते हो तो 1 आता है। देखो अब इसके लास्ट में आपको कहीं पर भी देखो एक तो 1 आ रहा है जो हमने ले लिया है, 4 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये इतने ही नंबर आएंगे। जब भी आप स्क्वायर करोगे ना, किसी भी स्क्वायर करोगे तो इकाई के स्थान पर ये आपको इतने नंबर ही मिलेंगे, 1 मिलेगा, 4 5 6, इस प्रकार से याद रखो, और 9 और 0, ये इतने नंबर मिलेंगे। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि कौन सी संख्या में ऐसी संख्या जिसका जो इकाई का अंक है वो इनके अलावा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, और 2 किसी भी पूर्ण वर्ग के लास्ट में नहीं आता है, या हम कहें कि वर्ग के लास्ट में नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, या आंसर 4 हो जाएगा। बाकियों को जब चेक करोगे यहाँ 4 आ रहा है जो कि पूर्ण वर्ग के लास्ट में आता है, 6 भी आता है, 2 भी आता है, तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती है। हो कौन सी नहीं सकती, एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रही है हमको, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकती। तो 4 हमारा आंसर हो गया है। सवाल नंबर 25, 100 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाता है तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो हमारे पास देखो कंपाउंड दर निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100, इससे हम कंपाउंड दर निकाल लेंगे। तो आपको देखो x का मान भी 10 रखना है और y का मान भी 10 रखना है, तो आप निकालना। तो 2 सालों के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड 21% आ जाएगा, और 20% के हिसाब से 2 सालों का कंपाउंड 44% आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब 44 में से जब हम देखो 44 में से हम क्या करेंगे, 21 घटाओगे तो आपके पास कितना परसेंटेज आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास, यहाँ से 3 आ जाता है और यहाँ से 2 आ जाता है।
यानी कि 23% आ चुका है आपके पास, ठीक है। यानी कि टोटल उसको 23% ब्याज है, दोनों का अंतर, ठीक। और अब ये 23% यानी कि अब हमें क्या करना है, 100 का 23% निकालना है। तो 100 का आप 23% निकाल दो, जो कि कितना आता है, 23 का 23 ही आ जाएगा। 100 का यदि निकालना है तो 23 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 26 के अंदर क्या दिया गया है, यदि एक गोले का आयतन इतना दे रखा है तो इसका व्यास बताना है आपको। गोले का आयतन दे रखा है, हमें पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको 4851 दे रखी है, ये दे रखी है आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 रख दो, यहाँ पे हमारा आर क्यूब है, ये 4851 है। अब देखो 22 के अंदर क्या होता है, 11 होता है, तो हम इसको 11 से यदि आप काटोगे तो यहाँ 2 बार जाएगा। इसको 11 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 11 से 4 बार चला जाएगा। यहाँ पर बचा 45, तो वापस 4 बार चला जाएगा और फिर 1 बार, तो 11 से इतनी बार चला गया है। अब देखो यहाँ पर और किससे कट रहा है, कुछ और कुछ भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो बाकी संख्याओं को हम उधर ले जाते हैं। अब देखो 441 है, वो आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है, तो मैं उसको 21 × 21 लिख देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ देखो 3 × 7 है, इनको भी मल्टीप्लाई 21 होगा, तो 1 और 21 आ चुका है, इस प्रकार से लिख दिया। और ऊपर क्या है, एक तो 4 और एक 2 है, तो मैं हर के नीचे 2 2 लिख दूं, क्योंकि 8 है टोटल, तो 2 2 2 इस प्रकार से लिख दिया है। अब यहां से हमें पता चल चुका है कि आर क्यूब बराबर यदि इतना है तो आर का मान कितना हो जाएगा, केवल 21/2 हो जाएगा। यानी हमारी रेडियस कितनी आ चुकी है, 10.5 आ चुकी है। और यदि डायामीटर की बात करें तो कितना होगा, इसका डबल हो जाता है रेडियस का, यानी 21/2 का दुगना हो जाएगा, जो कि 21 होगा। यानी डायामीटर हमारा कितना आ चुका है, व्यास हमारा 21 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो चुका है। सवाल नंबर 29, एक आयत का परिमाप आपको 96 दे रखा है, ठीक है, और लंबाई आपको 27 दे रखी है, चौड़ाई पूछी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, परिमाप का आधा कर दो। परिमाप का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। अब 48 आया है, जो परिमाप का आधा करते ये किसके बराबर होता है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। 48 है जो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर है। यदि मैं लंबाई को x मानता हूं और चौड़ाई को y मानता हूं, तो देखो x की वैल्यू आप 27 रखोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 में से आप 27 माइनस करोगे तो यहां से 1 आ जाएगा, 2, यानी हमारे पास जो चौड़ाई है वो 21 आ चुकी है। इस प्रकार से निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, x + 1/x का मान आपके पास आपको 3 दिया है। अब हमें पता है कि x + 1/x का मान यदि k होता है तो x क्यूब + 1/x क्यूब का मान कितना होता है, ये k³ - 3k होता है। अब देखो इसका k का मान हमें 3 दे रखा है, तो इसका मान आप रखोगे 3 रखोगे, k की जगह कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ये आपका 3 3 9 हो जाएगा, घटाने पर आएगा 18 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 31 के अंदर इसमें आपको देखो 3 संख्याएं दी है। अब कहा है कि इनका एलसीएम नहीं हो सकता है, 4 ऑप्शन में से इनका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता है। यानी हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम यदि आप लोगे तो 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और x का अभी तक हमें पता नहीं है, यानी कम से कम 12 तो उसके अंदर एलसीएम में होगा ही, क्योंकि 12 में से देखो 3 और 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 12 तो होगा ही, ठीक है। और साथ में x का जब आएगा, यदि कोई संख्या होती तो पता चल जाता कौन सा आएगा, लेकिन 12 तो उसके अंदर दिखेगा। तो आप देख लो 12 से कौन सी डिविजिबल नहीं है, तो ये 12 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, 36 भी डिविजिबल है, मगर 18 12 से भाग नहीं जाता, यानी 18 में 12 का भाग नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, जो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 34, 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं निकालने के लिए मैंने आपको एक फोन नंबर याद करने को कहा था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हमें अभाज्य संख्याओं का पता करने के लिए एक नंबर ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसके बीच में कितनी कितनी संख्याएं पूछे तो अब आराम से निकाल सकते हो। जैसे 4 4 ये एक फोन नंबर है, 2 2, फिर 3 2 2 3 2 1 ये है। पहले 44 है, फिर उसका आधा 22 हो गया, फिर 32, 32 का उल्टा 23, फिर 21। इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। तो अब देखो हमें पूछा गया है 50 से 60 के बीच में, तो ये जो पहला वाला है
ये किसके बीच में है? 10 से 1 से लेकर 10 तक के बीच के अंदर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा 10 से 20 के बीच का है। तीसरे की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 20 से 30 के बीच में। फिर ये हो जाएगा 30 से 40 के बीच में। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 40 से 50 के बीच में, और ये हो जाएगा आपका 50 से 60 के बीच में। तो 50 से 60 के बीच में कितनी संख्याएं होगी? अभाज्य संख्याएं 2 संख्याएं होंगी। अब देखो 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी? एक तो हमें पता चल चुका है 2 संख्याएं, ठीक है, 2 संख्याएं होंगी। यदि हमसे ये पूछा जाता कि 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो हम सिंपल निकाल सकते थे कि 2 अभाज्य संख्याएं होती है। ये 10 के बीच में, ये 20 के बीच में, ये 30 के बीच में, ये 40 के बीच में, ये 50 के बीच में, ये 60 के बीच में। इस प्रकार से आप निकाल लो कि 2 अभाज्य संख्याएं होती। अब उनका योग निकालना है हमको, तो 2 कौन कौन सी होगी? 2 कौन कौन सी होगी? एक तो 53 हो जाएगी आपकी, और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? 59। एक आपकी 59 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 हमारी अभाज्य संख्याएं हो गई है। अब इनको यदि आपको जोड़ना है तो कितना आएगा? ये 12, एक आई हांसल, यहां से 11, 112 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 38, परवेज प्रतिदिन 6 PM पर अपने कार्यालय से निकलता है, 7:30 बजे घर पहुंच जाता है। एक दिन वह 6 बजे अपने कार्यालय से निकला और 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय की उसने। यदि परवेज समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ तो उसने यात्रा का जो शेष भाग है उसके दौरान सामान्य चाल की कितना गुना चाल पर चला, वो ये बताना है हमको। देखो क्या कहा गया है सवाल के अंदर। सवाल के अंदर 2 तरीके से अपन बात करेंगे, 2 मेथड से बात करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि 6 बजे वो अपने ऑफिस से चलता है और 7:30 बजे घर पहुंच जाता है। तो अब क्या कहा गया है कि वो जो 1/4 दूरी है वो तो 4/4 से चलता है। तो समय पे पहुंचने के लिए उसको बाकी जो दूरी है वो सामान्य समय के कितनी चाल से चलना पड़ेगा, ये बताना है। अब देखो ये जो है 1/4 दूरी है, यानी कि पूरी दूरी को मैं 4 किलोमीटर मान लेता हूं, तो एक दूरी ये तो हो जाएगी 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगी हमारी 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको वो किससे चलता है? 4/5 से चलता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल दूरी आ चुकी है 4 किलोमीटर आ चुकी है। अब यहां से आपके पास टोटल टाइम भी है, देखो कितना है। टोटल टाइम कितना दे रखा है आपको? 1.5 घंटा दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 घंटा, या हम कहते हैं 3/2 आवर्स कह सकते हैं, दिन में 3/2 आवर्स भी कह सकते हैं। तो देखो अब आपको क्या करना है ऐसे सवालों के अंदर। आपको दूरी दे रखी है कितनी? 4 किलोमीटर दे रखी है। इस प्रकार से आपको समय दे रखा है, आपको दूरी दे रखी है, आपको समय दे रखा है 3/2 घंटे। अब आपको निकालनी क्या है? टोटल की चाल निकालनी है ना। पूरी की जब वो चल रहा था तो कितनी चाल से चल रहा था, उसकी चाल निकाल देते हैं इससे। तो दूरी बट्टे समय करोगे आप तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो चाल है 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। एक चीज तो ये है, ठीक है। अब देखो जब पहली कंडीशन की बात कर रहा है, यहां की बात कर रहे हैं, इतने इतने की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ? ये एक चीज की बात कर रहे हैं, पहली कंडीशन जो यहाँ पर इतना इतना। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? आपको तीनों चीजें निकालनी है। देखो दूरी कितनी है आपके पास? 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ की जब बात करें। अब यहाँ की चाल कितनी है? चाल हम निकाल सकते हैं। चाल देखो कितनी हो जाएगी यहाँ की? 4/5। तो 8 जो एक्चुअल में चाल थी उसकी 4/5 है, ठीक है। 4/5 चाल से चला है वो। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 32/15 आ जाएगा। ये चाल आ चुकी है आपको। तो अब हमें यहाँ कितना समय लगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? समय बराबर आ जाएगा, दूरी आ चुकी है आपकी 1 किलोमीटर, और चाल से डिवाइड कर दोगे 32/15, उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका समय लग चुका है जो 15/32 लग चुका है। यानी कि वो 4/5 चाल से चलता है तो उसको 15/32 समय लग जाता है। यहाँ पर 15/32 घंटे उसको आवर लग जाते हैं, ठीक है। अब इतना समय उसको यहाँ पर लग चुका है। अब बाकी समय उसको क्या करना पड़ेगा? बाकी समय कितना है? अब दूसरे के लिए हम निकालते हैं कि चाल कितनी है, दूरी कितनी है, वो सारा हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है, इसके लिए देखो दूरी आपके पास कितनी है? हमें पता है कि 3 किलोमीटर है।
क्योंकि 1 किलोमीटर वो थी तो 3 किलोमीटर ये है। अब देखो आपको चाल क्या करना है, चाल हमें निकालनी है, चाल निकालनी है। और समय कितना है आपके पास इसके लिए, समय आपके पास है 15 बटे, पूरा समय कितना था 3/2 था, 3/2 घंटे लगाता है पूरा और इतना उसने कितना समय लगा दिया है, तो रिमेनिंग समय हम निकाल सकते हैं। बचा हुआ समय 15/32 इसमें से घटा दे 3/2 में से, तो बचा हुआ समय कितना आ जाएगा 32। आप एलसीएम लोगे, 2 का जब आप 32 में भाग दोगे 16, ये 48 आ जाएगा। 15 घटाने पर कितना आएगा, यहां से घटाओगे तो कितना आएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा और ये भी 3, यानी 33/32 समय आ चुका है आपके पास। अब आपके पास दूरी आ चुकी है, समय आ चुका है, तो दूसरी स्थिति के लिए उसने चाल पूछी है कितनी होगी, तो हमें देखो चाल निकालनी है दूसरी स्थिति के लिए कितनी हो जाएगी। दूरी 3 है और समय से डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, 32/33 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप इस 3 को इससे काटोगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि चाल आ चुकी है दूसरी स्थिति के लिए 32/11 आ चुकी है, 32/11 आ चुकी है। अब वो कह रहा है कि जो उसने यात्रा के शेष भाग में अपनी सामान्य चाल के कितना गुना तय किया है, यानी कि सामान्य चाल की कितनी गुना है ये पूछी गई है। ये चाल सामान्य चाल की कितनी गुना है। देखो हमारी सामान्य चाल कितनी है, 8/3 थी, मान लिया कि उसकी x गुना है जो कि है, तब आ जाता है ये चाल, यानी कि ये वाली जो चाल है जो सामान्य चाल की हमने मान ली x गुना है। तो अब हमें x का मान निकालना है, कहने का मतलब कि कितना गुना है वही पूछा गया, तो x का मान निकालना है। अब देखो आप x का मान निकालोगे तो 32/11 तो है, इसको आप क्या है उधर ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 8 से आप जब इसको 32 को काटोगे तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ऊपर कितना आ चुका है 12 और नीचे 11, ये आपकी आ चुकी है कि 32/11 गुना चाल से वो चला होगा। ठीक है, ये आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 आ चुका है। इस प्रकार से ये हमारा हो चुका है मेथड नंबर 1। दूसरा जो मेथड है इस सवाल का वो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो हमें पता है कि जितना समय स्टार्टिंग में लग रहा था, यानी पहले वो एक ही चाल से दूरी तय कर रहा था, यानी ऑफिस से घर जो वो एक चाल से जा रहा था तो भी उसको उतना समय लग रहा था। जब वो अपनी प्रथम चौथाई और आगे की दूरी अलग अलग चाल से तय कर रहा था तो भी वो उतने ही समय में दूरी तय कर रहा था, क्योंकि 6 से 7:30 के बीच में वो घर पहुंच रहा था। तो यदि पूरी दूरी को मैं, जो पूरी दूरी थी मेरी, उसको 4 मानूं, क्योंकि 1/4 कहा है यहाँ पर, तो हम पूरी को 4 मान लेते हैं। तो ये हो चुकी है मेरी 1 और ये हो चुकी है बाकी 3। अब कह रहा है कि पूरी दूरी को चलने में उसको जो स्पीड थी, उसकी स्पीड की बात करें तो वो 5 थी। ठीक है, ये डी तो डिस्टेंस है पूरी दूरी के लिए, ये स्पीड है। ठीक है, तो प्रथम आधी दूरी वो प्रथम चौथाई दूरी किससे चलता है, वो 4 की स्पीड से चलता है। ये यानी कि S1 वो किससे चलता है, 4 की स्पीड से चलता है। और यहां हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं वो x की स्पीड से चलता है। ठीक है, इस प्रकार से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से समय जितना लगा और स्टार्टिंग में जितना समय लगा वो तो बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं पहले का समय, यानी कि दोनों दूरी अलग अलग समय से तय करने पर लगा समय किसके बराबर होगा, जब वो स्टार्टिंग में एक ही चाल से चल रहा था तो उस समय के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि देखो इसके दौरान कितनी है डिस्टेंस कितनी है, टाइम निकालते हैं। टाइम क्या होता है आपके पास, समय निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो यहां पर उसको कितना लगा है, प्रथम स्थिति की बात करते हैं तो 1 दूरी थी उसकी और समय लगा है उसको 4 की चाल से चल रहा है तो 1/4 समय लगा है। अब 3 दूरी है, उसको दूसरी स्थिति की बात कर रहे हैं, 3/x ये हो गया, यानी कि इस दूरी को चलने में, चौथाई दूरी को चलने में उसको इतना समय लगा है, और बाकी ये दूरी जो 3/4 है उसको 3/x समय लगा है, क्योंकि हमने चाल को x मान लिया है, 3 हमारी डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 है, और इसको वो किस चाल से चल रहा था, 5 से चल रहा था। तो ये समय और ये पूरा समय और ये समय बराबर होंगे, तो यहां से हमारे पास अब x का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि दूसरी स्थिति में वो जिस चाल से चल रहा था वो चाल आ जाएगी यहां पर। अब देखो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 1/4 को आप उधर ले जाओगे, यानी 3x मेरा यहां रह जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा 4/5 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास 20 आएगा, ये 4 चौक आपके पास 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11/20 आ जाएगा। यानी कि ये 11/20 है, तो x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं 3 को यदि उधर ले जाऊंगा नीचे की तरफ और ऊपर 60/11 हो जाएगा, तो x का मान मेरे पास आ चुका है 60/11 आ चुका है। यानी कि इस स्थिति में S2 का मान मेरे पास 60/11 आ चुका है। अब ये पूछा गया है कि जो ये स्टार्टिंग में स्पीड थी उसकी 5 की कितनी गुना है, तो मैं कहता हूं ये 5 की x गुना है, ये मान लिया मैंने, या 5 की मान लो कि x तो हमने पहले यूज कर लिया है, 5 की a गुना है, ये कर लिया। 5 की कितनी गुना है, a गुना है, तो आ जाती है कितना 60/11। तो अब आपको कितनी गुना है वो निकाल सकते हो आप, a गुना है तो a का मान निकालना है आपको, 60/11 करोगे और ये जो 5 है ये नीचे चला जाएगा, तो यहां से आप इसको यदि सोल्व करते हो तो आपके पास कितना आंसर आता है 12/11 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये मेथड थोड़ा आसान पड़ेगा, मगर ये क्या है कि एक थोड़ा शॉर्टकट है, तो इसलिए आपको मैंने बेसिक से भी बताया और थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी बताया है। तो ये दोनों मेथड हमने यहाँ पर इस सवाल की बात कर ली है। ये थोड़ा सवाल हार्ड था इसलिए हमने इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। अब सवाल नंबर है 46। इसके अंदर क्या दिया गया है, आपको 32 और 20 का अनुपात दिया गया है, इसको निम्नतम करना है, यानी इसको काट के बताना है कि आपको कितना आएगा। यदि आप इसको 4 से काटते हो तो ये 8 बार जाता है, 4 को इससे काटोगे तो 5 बार जाएगा, 8:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 48 की बात करें, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर यानी दीवार को तोड़ने वाला उस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। यानी जो बिल्डर मान लिया हमने 20 से बना दिया इसको, और ये डिस्ट्रॉयर हो गया। तो बिल्डर 20 घंटे में बना देता है एक दीवार को और डिस्ट्रॉयर 50 घंटे में उसको नष्ट कर देता है। इसको माइनस लगा दिया क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है। अब दोनों का आप एलसीएम लोगे टोटल वर्क के लिए, तो ये आपका 100 आ चुका है। यहां से आप भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि ये 1 घंटे में 5 बनाता है, यानी पूरा काम 100 है तो उसमें से 5 ईंट रख देता है। मान लिया कि एक दीवार बनाने में 100 ईंट का यूज होता है, तो 5 ईंट ये 1 घंटे के अंदर लगाता है, और डिस्ट्रॉयर 2 ईंट 1 घंटे के अंदर हटाता है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो परंतु अब क्या दिया गया, आरंभ में बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया जाता है। तो दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा, यानी 30 घंटे तो ये दोनों काम करेंगे। तो देखो 1 घंटे में ये कितना लगा देते हैं, कुल मिलाकर कितनी दीवार का निर्माण होता है जब दोनों साथ करते हैं। तो यानी कि यहाँ से 3 ईंट लग गई, एक क्योंकि 5 लगाई है 2 हटा दी गई है, तो 3 ईंट 1 घंटे में लग जाती है। हमें टोटल कितनी लगानी है 100, मगर वो कह रहा है कि ये 30 घंटे तक तो 7 काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे, यदि 7 काम कर रहे हैं तो 90 निर्माण हो जाएगा। यानी 90 ईंट लग चुकी है, टोटल 100 ईंट लगानी थी, 10 ईंट बच चुकी है। अब क्या है, डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया है, कि डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया है। अब कौन बचा है, बिल्डर 1 घंटे में 5 लगाता है, तो ये 10 कितने में लगाएगा, यानी 2 घंटे में लगा देगा। तो 30 घंटे तो ये लगे थे, और 2 घंटे में ये जो बची हुई 10 ईंट है इसको 2 घंटे में लगा देगा। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, 30 + 2 करोगे, जब आप 30 + 2 करोगे तो 32, यानी 32 घंटे उसको लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित कर एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। सबसे पहली चीज तो ये कि देखो एक आयत है हमारे पास जिसकी लंबाई है 34 और चौड़ाई है 18। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आयत का आप परिमाप निकालो और वही समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है, यानी दोनों का परिमाप बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़कर यदि डबल कर देते हो तो वही आयत का परिमाप होता है। ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं और उनको यदि आप डबल कर देते हो तो यही आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। तो हम सिंपल जोड़ लेते हैं इनको। यदि दोनों को यदि आप जोड़ते हो 34 और 18 को, तो ये 52 आता है, और इसको यदि आप डबल कर देते हो तो आपका 104 आता है। ये आयत का आपका परिमाप आ चुका है। क्या आ चुका, आयत का आपका परिमाप आ चुका है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आयत का क्या है, आयत का परिमाप आ चुका है, इस प्रकार से कह सकते हैं। और यही जो 104 परिमाप आया है
यही परिमाप किसका होगा, समचतुर्भुज का, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि आयत का परिमाप समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर है। तो ये परिमाप किसका है, समचतुर्भुज का भी। और समचतुर्भुज में हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक भुजा आपकी कितनी आ चुकी है, 26 आ चुकी है। तो हमारी एक भुजा कितनी आ चुकी है, 26 आ चुकी है समचतुर्भुज की। अब हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया है इस प्रकार से। तो देखो समचतुर्भुज की एक भुजा हमारी 26 है, और कुछ चीजें हमें समचतुर्भुज में क्या पता है कि जो इसके विकर्ण है वो आपस में 90 के कोण पर काटते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण आपस में कितने पे काट रहे हैं, 90 के कोण पे काट रहे हैं। अब आपको क्या है कि एक कोण आपको 120 दिया गया है। ठीक है, तो यदि ये पूरा कोण 120 डिग्री है, ये पूरा कोण यदि मैं 120 डिग्री मानता हूं, तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये यदि 20 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या है कि ये कोण इतना इतना और इतना इतना बराबर होंगे। तो यदि ये कोण 60 है पूरा, तो आधा कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 का हो जाएगा। इसी प्रकार ये पूरा कोण 120 है, तो ये आधा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हम इसको एक बार फिर से ना अच्छे से बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन चुका है, जिसके अंदर ये कोण आपका 90 है, ये कोण आपका 30 है, ये कोण आपका 60 है, ये वाली भुजा अब देखो 90 है। अब हमें क्या पता है कि ये तीनों जब होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो भुजाओं का अनुपात 30 के सामने वाली 1 के अनुपात में होती है, 60 के सामने वाली √3 के अनुपात में होती है, और 90 के सामने वाली 2 के अनुपात में होती है। अब देखो यहां से 90, ये भुजा आपको दे रखी थी, यहां पर कितनी दे रखी है, ये वाली भुजा आपको 26 दे रखी है, यानी 2 की वैल्यू आपको 26 दे रखी है। तो हमारे पास 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 1 है तो 13 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 13√3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि √3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 13 हो चुकी है। तो यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा 13 है, तो पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरे विकर्ण की बात करें तो 26 हो जाएगी। यदि पूरे विकर्ण की बात करते हैं तो ये लंबाई 26 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण की बात करें तो इतनी की आधी भुजा कितनी है, 13√3 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, डबल 26√3 हो जाएगी। यानी कि ये वाला विकर्ण आपका 26√3 हो चुका है। अब आपके पास एक विकर्ण तो कितना आ चुका है, 26 आ चुका है। दूसरा विकर्ण कितना आ चुका है, 26√3 आ चुका है। तो आप अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है कि ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, इनका गुणनफल। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना ले लिया हमने, 26 ले लिया। दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 26√3 हो गया। जब आप इसको करोगे तो 2 से आप क्या करो, पहले 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर लो, कि हम 26 का वर्ग जानते हैं कितना होता है। 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। √3/2 ये आ चुका है। अब आपको 2 से इसमें यदि भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 3 बार गया, फिर कितनी बार, फिर 3 बार गया, फिर 8 बार गया, ये √3/2 ये आ जाएगा। 3 क्या आ चुका है, 338 √3/2 इस प्रकार से आ चुका है। ये आप चेक कर लो कौन से। अब 2 से तो हमने भाग दे दिया है, बस केवल इतना आएगा, 338 √3। ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। सवाल नंबर 54 की जब हम बात करें, 54 की बात करें तो 54 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान बताना है आपको। तो ऊपर तो आपके पास क्या है, cos 41 है। अब देखो इन दोनों एंगल का जो योग है वो 90 के बराबर होगा। तो यदि sin 49 है तो हम इसको लिख सकते हैं cos 41 हो जाएगा ये हमारा। इसी प्रकार से यदि ये sin 51 है तो ये जो नीचे वाला कोण है, इसको cos 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 39 लिख सकते हैं। sin 90 - 39 करोगे तो 51 आ जाएगा। यानी कि ये कोण हमारा sin 51 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो cos 39 है, cos 39 को आप क्या लिख सकते हो, 90
90 माइनस 51 लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, 90 की वजह से चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा और साइन 51 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने किया है। अब ये कट के एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहां से 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 58 की जब आप बात करें तो 5/2 तथा 2/5 का योग करने पर कितना आता है, तो योग कीजिए आप। 5/2 और 2/5 इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास 10 आएगा। 10 आ चुका है। 2 का भाग दोगे तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 का भाग दोगे तो 2 आएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 29/10 आएगा इनका योग। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां से। क्वेश्चन 60, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते, ठीक है, और 7 व्यक्ति का एक अन्य समूह है जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्ति की तुलना में केवल 1/4 कार्यकुशल है, ठीक है। यानी 1/4 का मतलब ये है कि यानी स्टार्टिंग में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, जिस ग्रुप वाले व्यक्ति काम कर रहे थे, वो एक दिन में 4 चीजें बनाते हैं, तो जो दूसरा समूह है उसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक ही बना पाएगा। तो ये हो चुका है यानी स्टार्टिंग का 1/4 कार्यकुशल है जो दूसरे समूह में है, अन्य समूह में है। तो अब देखो यहां से हम टोटल काम निकालते हैं पहले वाले समूह से। एक व्यक्ति एक दिन में 4 यूनिट बनाता है। 14 व्यक्ति है तो एक दिन में 14 व्यक्ति 4 × 14 बना देंगे और 12 दिन तक काम करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल काम आ चुका है। यही काम यदि 7 व्यक्ति करते हैं तो 7 में से प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में एक बनाता है, तो 7 व्यक्ति 7 बनाएंगे और टोटल कितने दिन लगाएंगे, मान लिया x दिन निकाल लगाएंगे। तो x दिन हमें ये निकालना है कि x कितने दिन है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो 7 से आप इस 14 को काटोगे तो 2 आ जाएगा और कुछ कट नहीं रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को जब 12 से करोगे तो 48 आएगा और 2 से करोगे तो 96 आएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 96 आ चुकी है। 96 लगेंगे दूसरे वाले समूह को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 72, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करना है तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हल करो। इस ब्रैकेट को जब आप हल करोगे तो सबसे पहले 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा। 32 माइनस 6 माइनस 32 करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का आपका 26 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 26 है, बाहर 15 दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार माइनस 19 दे रखा है और प्लस 54 दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, सारे ब्रैकेट को मैंने खोल दिया है तो इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो 26 में से अब माइनस 26 है और ये माइनस 15 है, इन दोनों को आप जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये आ जाता है मेरा 13 और 1 आई हांसल 5 और 2 7 73 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 11 और 1 हांसल 41 आ जाएगा। यानी 73 में से 41 अब आप जब घटाओगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये हो चुका है। सवाल 73, 3 धन पूर्णांक a, b और c इस प्रकार दिए गए हैं कि उनका औसत 35 है, ठीक है। एक बात तो उनका औसत 35 है। अब संख्याएं किस क्रम में है, सबसे छोटा a है, सबसे बड़ा c और b है जो उनके बीच में आता है। और ये जो साइन दिया है इसका मतलब है कि बड़ा और बराबर दोनों हो सकते हैं, या तो बड़ा है या बराबर है, ये साइन है इसका मतलब। और क्या दिया है आपको, यदि माध्यिका a+18, आपको माध्यिका दिए a+18 तो c का न्यूनतम संभावित मान बताइए। अब देखो यदि मेरी 3 संख्याएं a b c है तो माध्यिका क्या होगी, सबसे पहले माध्यिका की बात करें तो बीच वाली संख्याएं, जब हम संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं तो माध्यिका हमारी क्या होती है, बीच वाली संख्या। यानी b जो है हमारी माध्यिका है, यानी b का मान हमारे पास कितना आ चुका है, a+18 आ चुका है। तो आपके पास एक तो आपके पास ये ध्यान रखना कि b का मान क्या है, हमारे पास a+18 है, ठीक है। दूसरी चीज, इन तीनों का औसत कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। कितना दे रखा है, 35। तो आप जब इन तीनों का औसत निकालोगे a+b+c/3 करोगे, ये कितना है, 35 दे रखा है। a का मान तो a है, b का मान हमें पता है a+18 है, ये रखोगे आप a+18 रखोगे, प्लस c है। और इस 3 को यदि मैं उधर ले जाऊं तो ये मेरा 105 हो जाएगा। अब 2a+c, 18 को यदि उधर लेके चला जाता हूं तो 87 आ जाता है घटने पे। तो यहां से आप c का मान निकाल सकते हो। c का मान आपका कितना आ जाएगा, 87 माइनस
2a आ जाएगा। ये मेरी दूसरी समीकरण आ चुकी है। एक आपके पास थी a बराबर a प्लस 18, दूसरी आ चुकी है c बराबर ये आ चुका है। अब देखो हमको एक कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है आपको, ए इस प्रकार दे रखा है, बी और फिर ये सी ये दे रखा है। अब देखो b बराबर कितना है वो मान रखो यहाँ पर आप। b का यदि मैं मान रखूं तो कितना आता है, a प्लस 18 आता है, ठीक है। और ये साइन, उसके बाद में c का मान रख दो यहाँ पर, 87 माइनस 2a आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है। अब क्या करते हैं हम, देखो यदि a को 2a को उधर लेके आते हैं, इस साइड लेके आते हैं, तो इधर 3a हो जाएगा। और 18 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो 87 में से ये घट जाएगा, और 87 में से घटने के बाद में कितना आएगा, 9 आएगा, और इधर एक 2 हो जाएगा, और 2 में से ये 69 हो जाएगा। a की वैल्यू इस प्रकार से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, यहां से यदि आप करते हो तो ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, यानी a की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ चुकी है, a की वैल्यू 23 या 23 से छोटी है, इस प्रकार, या तो 23 है या 23 से छोटी है, इस प्रकार है। यदि मैं 23 लेता हूं तो c की संभावित न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, c की संभावित न्यूनतम वैल्यू के लिए हमें a की क्या मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या है, या तो 23 है या 23 से छोटी है। a की आप जब सबसे बड़ी वैल्यू 23 लोगे, जब मैं 23 लेता हूं, ठीक है, 23 लेता हूं, अब हमारे पास ये समीकरण थी, a वापस से लिख लेते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखो इसमें c का संभावित सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, वो b के बराबर हो सकता है, उससे छोटा तो हो नहीं सकता, b के बराबर हो सकता है। तो ठीक है कि यानी कि हम ये कहते हैं कि b और c बराबर है। a का मान कितना है, 23 है, ठीक है, 23 है, ये मान लिया, सबसे बड़ा मान 23 है। तो b का मान कितना हो जाएगा, हमें पता है b बराबर होता है a प्लस 18। तो 23 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 में 18 जोड़ोगे तो b आ जाएगा, 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8, 4 आ जाए, 8 जोड़ा तो 11, एक आई हासिल, 8 जोड़ा 11, एक आई हासिल, ये हो चुका है आपका 41 आ जाएगा। b का मान कितना आ चुका है, 41 आ चुका है। अब c का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, b के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये साइन बराबर का भी है। c का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, b के बराबर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि c का मान भी कितना हो गया है, 41 हो सकता है। न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 41 हो सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी इन्होंने काफी अच्छा एक सवाल दे रखा है यहाँ पर। सवाल नंबर 76 निम्न को हल कीजिए। 22 का 15% निकालना है आपको। अब ये तो एकदम आसान सवाल है, 22 का 15% निकालना है, इस प्रकार से निकाल दोगे आप, इस प्रकार से निकाल दोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। जब आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30 आता है, 330 हो जाएगा, बट्टे 100 है, तो इस प्रकार से कितना आएगा, 3.3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 79, यदि ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारी 1 से लेकर अनंत तक होती है, 1 2 3 इस प्रकार से होती है, यानी कि ये एक पूर्णांक के रूप में होती है नेचुरल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये 288 के भी डिविजिबल में x है और 108 के भी नीचे x है, यानी कि इसके अंदर भी x से पूरा पूरा कट जाएगी ये 288, और 108 भी पूरा पूरा x से कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 288 के अंदर भी x छुपा हुआ है, जो x से x कट जाएगा, और 108 के अंदर भी x की वैल्यू छुपी हुई है, ठीक है, इसीलिए पूरा पूरा मान आएगा, क्योंकि ये पूरे पूरे कट जाएंगे। तो हम इन दोनों का HCF ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी छुपा हुआ है और इसके अंदर भी छुपा हुआ है, तो हम यदि इन दोनों का HCF ले लेते हैं तो वही हमारा x का मान होगा। तो आप क्या करो, दोनों का HCF लो। एक तो हमारे पास है 288 और एक है 108, इनका HCF लोगे तो आप देख सकते हो कि ये 12 से कटेगी संख्या, क्योंकि इसके अंदर यदि 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसको 144 आता है, तो ये 12 से कटेगी। यदि आप इसको 12 से काटते हो तो क्या आएगा, 12 से मैंने काटा इसको भी और इसको भी, तो 12 कॉमन ले लिया है, यहाँ बनेगा 144, 144 तो 12 से कर दिया, 12 इंटू 2 24 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, ये 9 आ जाएगा। अब कितना कॉमन आ रहा है, इनमें से 3 और कॉमन आ जाएगा, 3 से यदि काटोगे तो ये जाएगा आपका
8 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो टोटल कितना कॉमन आया, एक तो 12 आया, एक 3 आया, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना 36, और 36 ही वो है एक्स, यानी 36 से यदि मैं इसको भाग देता हूं तो भी, और 36 से इसको भाग देता हूं तो दोनों प्राकृत संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना था, इन दोनों संख्याएं जो ऊपर है उनका एचसीएफ निकालना था। सवाल नंबर 80, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें से राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए हैं। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, तो उसके कुल प्राप्तांकों का 64% हो गया। तो चौथे विषय में उसने कितने, चौथे विषय के पूर्णांक कितने, ये पूछा गया है। क्या किया है कि देखो, राहुल ने 4 विषयों में परीक्षा दी, पहले 3 विषयों में पूर्णांक 50 50 50 है, यानी पहले 3 विषयों के पूर्णांक कितने हैं, 50 50 50, इस प्रकार से। अब उनमें से वो कितने औसतन अंक प्राप्त करता है, हर के 60%। जब आप 50 का 60% निकालोगे तो 30 आ जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा, यानी तीनों का 30-30% अंक उसने प्राप्त किए हैं। टोटल कितने हो गए, 90% अंक हो गए हैं। अब क्या है, चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 54% अंक प्राप्त किए। चौथे में 54%, बाकियों का तो टोटल हमारे पास कितने अंक प्राप्त किए हैं, उसने 4 आ जाएगा, और ये 14, टोटल 144 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और परसेंटेज में टोटल कितने प्राप्त किए हैं, 64% अंक। तो हम ये कह सकते हैं कि 64% की वैल्यू 144 है, क्योंकि उसने परसेंटेज में 64 प्राप्त किए और एक्चुअल में 144 किए हैं। तो 64 की वैल्यू कितनी हो गई, 144 हो गई है। तो 1% की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 144/64 आ जाएगी। तो 100% क्या होते हैं कि टोटल पूर्णांक कितने थे, वो आ जाएंगे 144/64 इंटू 100 करोगे आप यहां से। अब देखो ये किस किस से कटेंगे, 8 से काटोगे तो ये 8 बार चला जाएगा, इसको 8 से काटोगे तो 8 एक बार जाएगा, फिर 6 और 4 8 बार चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। अब ये 2 से और कट जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, और ये 2 से 4 बार जाएगा, ये 25 आ जाएगा। यानी कि कितने परसेंट पूर्णांक आए हैं उसके, 225, यानी कुल मिलाकर पूर्णांक कितने हैं, 225 है सभी विषयों के, यानी चारों विषयों के पूर्णांक की बात करें तो 225 है, 225 है पूर्णांक। अब 3 विषयों के पूर्णांक हमें पता है कितने हैं, 150 है, 150 3 विषयों के हैं। तो चौथे विषय के पूर्णांक हमारे पास आ जाएंगे, इसको 150 को 225 में से घटाया 5 आया, ये 7 आया, 1 आया, यानी कि जो चौथा विषय है उसके पूर्णांक 75 आएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 81 की बात करें कि 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम संख्याएं होगी, यानी कितने गुणनखंड सम संख्याएं होगी। देखो पहले मैं आपको सम यानी कुल गुणनखंड कितने होंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले यदि कुल गुणनखंड यदि वो पूछता तो कितना होता, जितनी भी इन पे पावर दे रखी है उससे एक ज्यादा पावर आप लिखो। जैसे 7 दे रखी है तो हम कहेंगे 7 + 1 8 होता है, इनटू 3 की कितनी पावर है 3, तो एक ज्यादा पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 5 की 4 है तो हम 5 लिखेंगे, 7 की 1 है तो हम 2 लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुल गुणनखंड हो जाएंगे। अब यदि सम गुणनखंड की बात करी है तो सम गुणनखंड की बात करी है तो हम कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, 2 की जितनी पावर है। अब सम गुणनखंड के लिए क्या करना है आपको कि ऐसे गुणनखंड सम कब आएंगे, जब उसके अंदर 1 2 आएगा। तो हमें 1 2 काउंट नहीं करना है, यानी हर गुणनखंड के अंदर हमको 1 2 रखना है, इसलिए हम उस 1 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो कैसे करोगे, जब 2 है ना, जो 2 बचा हुआ, केवल 2 की बात कर रहे हैं, जो 2 है उसकी जो पावर है उसको आप है ना बढ़ा के नहीं लिखोगे, बाकी सबकी पावर को हम बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे। तो जो 2 की पावर है उसको मैं 7 ही लिख दूंगा जब सम की बात करते हैं। बाकी सबकी पावर, 3 की पावर कितनी है 3 है तो इसको एक ज्यादा लिख दिया 4 लिख दिया। 5 की पावर 4 है तो इसको मैंने 5 लिख दिया। 7 की पावर 1 है तो इसको मैंने 2 लिख दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो वो सम गुणनखंड आ जाएंगे, आपके सम गुणनखंड आ जाएंगे। 7 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 5 को 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 280 उसके सम गुणनखंड आ चुके हैं। कितने गुणनखंड, सम गुणनखंड आ गए हैं। कैसे करना है, 2 की जितनी पावर है उतनी लिख दो,
बाकी सबकी पावर एक एक बढ़ा के लिख दो तो सम गुणनखंड आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर विषम गुणनखंड की भी बात कर ले, बाई चांस विषम गुणनखंड पूछ ले तो वो कैसे करेंगे। विषम गुणनखंड में क्या करना है कि दो बिल्कुल भी नहीं आएगा, दो आते ही तो क्या होता है सम हो जाता है, तो दो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, दो की पावर जीरो रखनी है, दो वाले की पावर जीरो रखनी है, बाकी की पावर आपको जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। तो दो की पावर तो कितनी है, जीरो रखनी है, ठीक है। दो की पावर हमको कितनी रखनी है, जीरो रखनी है, ये हो गया। बाकी अब देखो दो की पावर जीरो रखनी है, ठीक। अब बाकी की पावर हमें काउंट करनी है। तीन की पावर कितनी है, तीन, तो ये हो जाएगा आपकी चार, एक बढ़ाकर लिख दिया है। पांच की पावर कितनी हो गई है, पांच की पावर को आप क्या करोगे, चार दे रखी है तो ये पांच हो जाएगी, और सात की पावर एक है तो ये कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। तो विषम गुणनखंड पूछे तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना आ गया, 10 एक 40 आ गया। तो विषम गुणनखंड कितने आएंगे, 40 आएंगे। सम गुणनखंड की बात करें तो 280 आएंगे, और टोटल गुणनखंड और निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10, और ये आपका कितना हो चुका है 300, ये हो चुका है आपका 32, तो 320 हो चुके हैं, ठीक है। तो 320 और 40 इनको भी जोड़ोगे तो ये 320 आ जाएंगे आपके। तो टोटल गुणनखंड 320 हो चुके हैं। सम गुणनखंड की बात करें तो हमें क्या करना है कि जो दो की एचटी पावर रखनी है, बाकी हम जैसे कर रहे थे बढ़ा बढ़ा के लिखनी है। और जब विषम की बात करें, विषम गुणनखंड की बात करें तो हम दो वाले को काउंट नहीं करते, इसकी पावर हम जीरो मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम काउंट नहीं करते। बाकियों की पावर आप लिखोगे, तीन की पावर कितनी है, चार है, तीन की पावर तीन थी तो एक बढ़ाकर लिख दिया, पांच की पावर चार है तो एक बढ़ाकर पांच लिख दिया, और सात की पावर एक है तो बढ़ाकर। तो इस प्रकार से आप सम विषम और टोटल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। मैंने तीनों बता दिए आपको। सवाल नंबर 82 की बात करें, 90 का वर्गमूल निकालना है। 90 का वर्गमूल किसके बीच में आएगा ये पूछा गया है। तो आप जानते हो 9 का वर्गमूल यदि मैं करता हूं तो कितना आता है, 9 का वर्गमूल मेरा आता है 81, ठीक है। 90 से छोटा वर्गमूल, और 90 से जस्ट बड़ा वर्गमूल यानी वर्ग की बात करें तो वो आता है हमारा 100, जो कि किसका वर्ग होता, किसका वर्ग होता है, 10 का वर्गमूल होता है। तो 90 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि 9 और 10 के बीच में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 84, बिंदु ए बी सी केंद्र O वाले वर्त पर स्थित है, यानी एक वर्त बना लो सबसे पहले, ठीक है। उस पर तीन बिंदु स्थित है। अब क्या कह रहा है, ए सी बी, यानी ए बी, ए बिंदु ये मान लिया, बी यहां बना दिया, और सी वर्त पर यहां बना दिया है, ठीक है। ये तीन बिंदु हो गए हैं, ओ वर्त का केंद्र है। अब क्या कहा है, ए सी बी कोण है ना, जो ये कोण आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, ये वाला कोण आपका 46.5 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है कि लघु वर्तखंड ए बी पर बने ए ओ बी कोण का माप बताना है, यानी कि ये वाले कोण का माप बताना है आपको। ये दे रखा है और ये वाला कोण पूछा है, ए ओ बी कोण पूछा है। तो परिधि पर बने वर्त का कोण केंद्र पर बने कोण का तो आधा होता है, और इसकी उल्टी बात करेगी, यानी परिधि पर बने, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होगा। यानी ये 46.5 है तो इसका डबल कितना होता है, 93 होता है। तो ए ओ बी कोण कितना होगा आपका, डबल हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 85 की बात करें, अब हमें क्या करना है, ये टर्म्स कोस की है, ये कोस की है, ये साइन की है। अब हमें कोट एक्स का मान निकालना है, तो कोस कोस वाली टर्म्स को आप एक साइड ले जाओ, साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कोस वाली को ये माइनस की उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो इधर आ चुका है 3 + 3। इस प्रकार से मैंने दोनों में से कोस कॉमन ले लिया है, कोस एक्स हो चुका है। अब कोस को मैं इधर ले आता हूं तो साइन एक्स बटे कोस एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा, √3 + 3 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो हमसे क्या पूछा है, कोट पूछा है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये tan का मान है। tan x बराबर कितना है, √3 + 3 है, √3 + 3 है। तो कोट उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो आप, तो उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे √3 + 1, ये हो जाएगा √3 + 3 हो जाएगा, √3 + 3 हो जाएगा, ये हो चुका है। अब नीचे हम कभी भी ना अंडरूट नहीं रखते, तो नीचे से अंडरूट हटाने के लिए क्या करोगे आप, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे। 3 + 3 है तो किससे करोगे, ऊपर करोगे
√3 - 3 से, और इसी प्रकार नीचे भी √3 - 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो कितना आ चुका है, √3 - 3 आ चुका है। नीचे यदि करते हो तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 3 3 ये 9 आ जाएगा आपका, इस प्रकार से आ चुका है। तो नीचे घटाने पर कितना आ रहा है, ऊपर तो √3 - 3 आ चुका है और नीचे -6 आ चुका है। अब देखो नीचे माइनस दे रखा है आपको, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यदि दोनों में से यदि आप माइनस कॉमन लेते हो तो आपकी संख्याएं 3 तो प्लस का हो जाएगा और √3 माइनस का हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, √3 - 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो चुका है, यहाँ से ये हो गया। सवाल 86, नीचे दिए गए ग्राफ में एबीसी प्रकाशन कंपनी की 4 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। शाखा P2 की दोनों वर्षों में कुल बिक्री का शाखा P4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात बताना है। अब देखो यहाँ क्या दर्शाया गया है, एक कंपनी दर्शाई गई है कि है ना, जो पुस्तक प्रकाशित करती है उसकी 4 शाखाएं हैं, P1 P2 P3 और P4। और जो नीले से दर्शाया गया है वो 2010 में जो बुक्स बिकी है, उनकी पुस्तक बिकी है, उनको दर्शाया गया है। रेड में जो 2011 के अंदर पुस्तक बिकी है वो दर्शाया गया है। आपसे पूछा गया है P2 की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और P4 की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, तो इन दोनों को जोड़ दो, 170 आ जाएगा। और इनका अनुपात कितना है, यानी 16:70 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। 16:70 का कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करें, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें जिसमें कंपनी एसआरटी का वर्ष 2098 से 2002 तक विभिन्न मदों के तहत व्यय दर्शाए गए हैं। निम्न प्रश्न का उत्तर दें। दी गई अवधि के दौरान एसआरटी कंपनी का मार्केटिंग पर कुल व्यय, यानी ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग पर कुल व्यय, खरीद पर कुल व्यय, ये जो प्रोक्योरमेंट है ये खरीद, तो खरीद पर कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत था, यानी मार्केटिंग पर जो कुल व्यय है वो ये खरीद पर कुल व्यय का कितना परसेंट है ये बताना है। तो मार्केटिंग की ये सभी संख्याओं को आप जोड़ो, अब जब जोड़ोगे इनको तो 270 आएगा, और ये खरीद वालों को जब आप सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 1115 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो 270 है वो 115 का, यानी कि 1115 का कितना परसेंट है ये पूछा गया आपको। तो देखो हम लगभग में पूछा गया आपसे, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। आप इसका सबसे पहले 10% देखिए कितना होता है। इसका 10% क्या होगा, पीछे से एक स्थान के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो हम लगभग में यदि हमको निकालना है तो आप चाहे इस 5 है पीछे, इसको काउंट भी मत करो। तो ये क्या आ चुका है, 10% आ चुका है हमारा। अब हमें देखो 270 लाना है, तो हम 20% की तरफ बढ़ते हैं तो इसको डबल कर देंगे, 10% का 2 और यहाँ पर ये 10 आएगा तो ये 3 आ जाएगा, 223 हो चुका है 20%, ठीक है। अब देखो 223 हो चुका है, अब हम 30% तो जा नहीं सकते, क्योंकि 30% कितना हो जाएगा, इसमें 111 और जोड़ दो, 111 जोड़ोगे तो 334 इस प्रकार से हो जाएगा, 334.5 इतना हो जाएगा। तो ये 270 ही है, तो 30% के बराबर तो है नहीं, तो 223 270 से कितना कम है, तो 70 से 23 कितना कम है, 7 आया, 1 आई, 3 4, यानी कि ये 47 कम है, 47 कम है। अब देखो 1% की वैल्यू देखो लगभग कितनी होती है, यानी 1% कितने के बराबर होगा, पीछे से दो संख्याओं को है ना बाद पॉइंट लगा दो, यहां लग जाएगा 15 के पहले लग जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि 11 है मेरा। 1% लगभग कितना है, 11 के बाद है, कि 11 की पॉइंट वाला हमने काउंट नहीं किया। देखो 11 15 था, तो मैंने 11 के 15 के बाद पॉइंट, तो ये संख्या मैंने काउंट नहीं करी है, मैंने लगभग में देख रहा हूं। 1% की वैल्यू कितनी है, 11 के बराबर है। तो यहां से देखो हमें कितना बढ़ाना है, 47 बढ़ाना है। 1 की 11 है, तो मैं 4 को इससे यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 4% कितना हो जाएगा, 44 के लगभग बराबर हो जाएगा। तो लगभग ये कितने के बराबर आएगा आपका, 4% ये और 20% ये, यानी कि लगभग 24% के बराबर होगा। तो लगभग में कितना होगा, 24% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा यहां से। सवाल नंबर 89 में क्या दिया गया है, दिए गए ग्राफ में अध्ययन कीजिए
और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में 3 जिले में पुरुषों महिलाओं की संख्या से संबंधित विवरण प्रदर्शित किए गए। 3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, 1, 2 और 3। अब ये जो नीली लाइन है ये पुरुषों को दिखा रही है, और जो रेड लाइन है या फिर आप कह दो ऑरेंज लाइन है वो महिलाओं को प्रदर्शित कर रही है। तो ऊपर दी गई संख्याओं के आधार पर यदि जिला 1 की बात करते हैं, से पुरुषों को जिला 2 और जिला 3 में इस प्रकार समान रूप से वितरित किया जाता है कि जिला 1 में पुरुष और महिलाओं की संख्या 1:1 हो जाए। यानी महिलाएं 240 है और यहाँ पर पुरुष 430 है। तो इनको 1:1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुष जो 430 है इनको 240 करना पड़ेगा। यानी 430 कितने ज्यादा है, 190 ज्यादा है 240 से। यानी 190 जो 240 से ज्यादा है उनको बराबर बराबर किसमें, डिस्ट्रिक्ट 2 के पुरुष में और डिस्ट्रिक्ट 3 के पुरुष में बांट दिया गया है। यानी ये जो 190 ज्यादा है 95 तो यहाँ बांट दिए गए और 95 यहाँ बांट दिए गए, इस प्रकार से कर दिया गया। तो अब वो क्या कह रहा है, तो जिला 2 और जिला 3 में सामूहिक रूप से पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात। तो क्या करोगे आप, पूछ रहा है कि जिला 2 और जिला 3 के अंदर जितने भी पुरुष है उनको जोड़ लो, और जिला 2 और जिला 3 के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनको जोड़ लो, और दोनों का अनुपात कितना है। तो जिला 2 और 3 के अंदर टोटल पुरुष कितने हैं, तो 250 ये, 350 ये और 190 ये, तो ये 600 और 790 हो जाएंगे टोटल पुरुष। अब और महिलाएं टोटल कितनी है, 440 और 180। यानी यदि ये 200 होता, देखो इस प्रकार से आप जीरो जोड़ दी, और यदि ये 200 होता तो कितना हो जाता, ये 640 हो जाता। मगर हमें कितना है, 20 कम है, तो 640 न होके 620 हो जाएगा, 620 हो जाएगा। तो अब यहाँ जीरो से जीरो कट चुके हैं, और कुछ कट रहा है 79 और 62 के अंदर, और कुछ नहीं कट रहा है। तो यही हमारा अनुपात आ चुका है कि 2 और 3 के अंदर पुरुष और महिलाओं का अनुपात ये है 79:62। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है आपका। सवाल नंबर 96 की बात करें तो शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत इतनी है। देखो मान लो पी से क्यू जाना है एक तो, और एक पी से आर शहर, तो ये टिकट को मान लो एक्स रुपए लगते हैं यहाँ से यहाँ का किराया, और पी से आर का किराया मान लिया वाई रुपए लगता है। ठीक है, इस प्रकार से तो पी से क्यू की 2 टिकट यानी 2x, और आर पी से आर की 3 टिकट, पी से आर वापस से देखो ये अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका पी से आर का कितना हो जाएगा, 2 टिकट है ना, तो 2x हो चुका है। इसी प्रकार से पी से आर का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये सारा मिलाकर कितना है, 99 के बराबर है। यानी कुल कीमत इसकी कितनी है, 99 है। इसी प्रकार क्या है, पी से क्यू की 3 टिकट, अब की बार इसकी यदि हम 3 टिकट लेते हैं और इसकी 2 टिकट लेते हैं तो इनकी कीमत 91 के बराबर आती है, 91 के बराबर आती है। अब देखो हमें क्या पूछा है, पी से क्यू का और क्यू से आर का किराया पूछा है, क्रम से कितना होगा। यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी कितनी है ये पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें से देखो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 99 में से 91 घटाएंगे, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप जब घटाते हो तो क्या आएगा आपका, y तो प्लस आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। ठीक है, इधर भी घटाया और इधर भी घटा दिया है। अब दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे पास, तब हमारे पास आता है 5x प्लस 5y, ये आता है। और इधर यदि जोड़ते हो आप तो ये 10 और एक 18 और एक 90, 190 हो जाता है। इस प्रकार से 10 और 9 9 18 और एक 19, तो 190 हो जाता है। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लेकर आप इससे डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आ जाएगा। 5 95 क्या आ जाएगा, कितना आएगा,
5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 190 को, 5 थी 15 आ गया और 4 0 8 38 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है 38 है और y माइनस एक्स बराबर कितना है 8 है। तो हमारे पास देखो y को आगे लिख लो क्योंकि y प्लस एक्स बराबर हमारे पास 38 है और y माइनस एक्स बराबर हमारे पास कितना है 8 है। इस प्रकार से दे रखा है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ो और घटा दो, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा 46 23 आ जाएगा। इसी प्रकार दोनों को घटाओगे तो 30 और आधा करोगे तो 15 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू। 23 और 15 आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, अब ऑप्शन नंबर 3 में भी दिखाई दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी हमारा देखो क्या पूछा गया है, पहले p से q वाला दिया गया है, यानी x पहले दिया गया है, x कितना आ रहा है 15। तो ऑप्शन नंबर 4 क्यों हुआ कि पहले वाला क्या है x की वैल्यू है और दूसरी वाली y की वैल्यू है। तो पहली वाली वैल्यू x की है तो x की हमारी 15 आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हुआ है। ये थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में भी सेम और 3 में भी सेम वैल्यू दे रखी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा पेपर हो चुका है समाप्त। तो और ये पेपर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।